स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, संभल से खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई और मस्जिद में सफाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने आदेश में संभल मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को संभल स्थित शाही जामा मस्जिद से संबंधित सफेदी और सफाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है और इस दौरान हाईकोर्ट ने आदेश में संभल मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील की मांग पर आदेश में विवादित ढांचा लिखा गया है। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य की ओर से बनाए रखी जा रही है और सुनवाई के दौरान वकील हरीश शंकर जैन ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित करने के लिए कहा, जिसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने स्टेनो से विवादित ढांचा शब्द लिखने को कहा। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी की अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। एएसआई ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद की साफ सफाई शुरू हो गई है, लेकिन नमाज के लिए सफेदी की भी इजाजत दी जाए। और बढ़ते हैं आगे, खबर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां दुकान पर बैठकर ट्रेनिंग लेता था अब्दुल रहमान और कल जो इसकी हिरासत में उसे लिया गया है, पुलिस ने कार्रवाई कर उसे हिरासत में लिया गया है। तो राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान ने राम मंदिर उड़ाने की साजिश का खुलासा किया है और इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसे 2 हैंड ग्रेनेड भी उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि इससे पहले वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करता और वारदात को अंजाम देता। गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया। इसके बाद अब आतंकी अब्दुल रहमान ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि वो कैसे आतंकी संगठन से जुड़ा और उसने इस साजिश को अंजाम देने के लिए कैसे ट्रेनिंग ली। अब्दुल ने बताया कि 10 महीने पहले आईएसआई के इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस यानी कि आईएसकेपी मौजूद से वो जुड़ा था। साथ ही उसने इस बात का खुलासा भी कर दिया है कि साजिश को अंजाम देने के लिए उसको कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी। अब्दुल रहमान को ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग दी गई। दरअसल अब्दुल मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही बैठकर वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग लेता था। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को कई टास्क भी दिए गए। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश भी वीडियो कॉल पर ही रची गई। अब्दुल रहमान के मोबाइल में कई धार्मिक स्थलों के फोटो और वीडियो भी मिले। अब्दुल रहमान 5 दिन पहले ही अपने घर से फरीदाबाद के लिए निकला था और उसने अपने परिवार से कहा था कि वो दिल्ली में मरकर जा रहा है। फिर वो फरीदाबाद पहुंचा, वहां वो नाम बदलकर रह रहा था और यह भी सामने आया कि अब्दुल रहमान 10वीं तक पढ़ा लिखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब्दुल रहमान जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अभी क्या कुछ अपडेट सामने आई है? जूही, अब्दुल रहमान को कल गुजरात एटीएस और हरियाणा एटीएस ने ट्रैप करके हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार ये अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में इसकी एक दुकान है। ये वहां पे बैठ करके अपना व्यवसाय कर रहा था और उसी वक्त उसी दौरान ये पाकिस्तानी जो एजेंसी है उसके संपर्क में आया। इसके साथ साथ ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, इससे पूछताछ के बाद लखनऊ में एटीएस ने कई जगह छापे मारे हैं, कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बलिया, आजमगढ़, मऊ में भी एटीएस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जो पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में थे जी। और कुछ ईमेल आईडी बरामद हुई हैं अभी तक की पूछताछ में इन युवकों से। करीबन 12 युवक के आसपास के हिरासत में लिए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से। और ये सब एक जो एजेंसी है उससे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े थे, ऐसी जानकारी अभी तक निकल करके आ रही है जी। ठीक है, अगर हम बात करें, एक 19 साल का लड़का किस तरह से पूरे हमले की साजिश रचता है, पूरी संलिप्तता दिखाता है, घर से झूठ बोल कर जाता है, मतलब कहीं ना कहीं एक बड़े गिरोह से किस तरह जो नए बच्चे हैं उन्हें अपने अंडर लिया जाता है, उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर इस तरह की घटनाओं में संलिप्त किया जाता है। इसको अगर हम बात करें, कुछ खुलासे किए गए हैं क्या पूछताछ में, पुलिस की पूछताछ में?
जूही, ये अब तक जो पिछली घटनाओं से निकल करके आया है, जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं इस तरह के कृत्य में, उसमें ये बात निकल करके आती है, ये मॉडस ऑपरेंडिस है सामने वाले एजेंसी की, कि वो नवयुवकों को गुमराह करते हैं, जो एक विशेष वर्ग है उसको, उसकी भावनाओं को भड़का करके अपने साथ मिलाते हैं और देशद्रोह का उनसे काम करवाते हैं। तो ये मॉडस ऑपरेंडिस है इस तरह की क्राइम को करवाने की। जो अगर बात की जाए यहाँ पे ब्रेन वॉश की, तो अब सोशल मीडिया के, जैसा कि हिरासत में लिए गए युवकों से अब पूछताछ में सामने आ रहा है, तो वो कई प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। कुछ हिडन इनके जो कैप्सूल्स होते हैं, जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स होते हैं, वो इनकी मदद करते थे। पुलिस उसी नेटवर्क को, एटीएस उसी नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है और अभी तक और पूछताछ इन युवकों से की जा रही है। ठीक है। ऐसी सूचना भी प्राप्त वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त हुई है कि और जगह अभी और सर्च ऑपरेशन लखनऊ में चलाएंगे। ठीक है। परिजनों की बात करें, उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम चीजों को लेके? क्या उन्हें किसी तरह का शक था पहले? इस तरह के जो युवक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अभी तक ये सामने आता है कि परिजनों को भी ये बाद में पता चलता है। हालांकि कुछ परिजनों को अंदेशा होता है, तो वो भी खुल के पूरी बात अपनी पुलिस को अभी नहीं बता रहे हैं। अभी और पूछताछ होगी तब ये बात क्लियर होगी और क्लियर होगा इन्वेस्टिगेशन में कि कौन कौन लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व हैं। उसके पास ये भी जानकारी सामने आई कि कई सारे अन्य धार्मिक स्थलों के जो है तस्वीरें भी मिली है। तो क्या ये एक एक करके तमाम जगहों पर कुछ इस तरह की घटना को वारदात देने की कोशिश की जा रही थी, राम मंदिर के अलावा भी? बिल्कुल जूही, यही वो मुख्य इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है जो एटीएस और बाकी एजेंसीज मिलकर के कर रही हैं, कि कौन कौन सी जगहों को इन्होंने टारगेट किया हुआ था, कौन कौन सा इनका प्लान था, कहाँ पे इनको घटना को अंजाम देना था। तो वो सारी जगह अभी सर्च आउट हो रही है और ये आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि ये किस किस जगह पे ये घटनाओं को अंजाम देने वाले थे और कहाँ से इनको किस किस तरह के निर्देश प्राप्त हुए थे। ठीक है। प्रशासन की बात करें, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि गिरफ्तारी कल हो चुकी है, कई सारे खुलासे भी उसको लेकर अब किए गए हैं। प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया अभी तक? आपको बताना चाहूंगा, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट स्टेट पुलिस का नहीं आया है किसी उसको लेकर के। सिर्फ इस बात को जानकारी दी गई है कि अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। तो ये आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक चलती है और क्या क्या अभी और इसमें गिरफ्तारियां होती हैं, ये आने वाले दिनों में भी क्लियर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो दुकान पर बैठकर ट्रेनिंग लेता था, वीडियो कॉल पर साजिश रचने की ट्रेनिंग दी जाती थी और अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें उम्मीद है कि आगे भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं। बढ़ते आगे, चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने 28 फरवरी को माणा में हुए हिमस्खलन हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जोशीमठ के एसडीएम को जांच जिला अधिकारी नियुक्त किया गया है और इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। बता दें कि माणा के पास बीते शुक्रवार को भारी हिमस्खलन हुआ था, जिसकी चपेट में बीआरओ के 54 श्रमिक आए थे और आईटीबीपी और सेना के जवानों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पहले दिन 33 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया था। दूसरे दिन रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ भी शामिल हुए। रेस्क्यू टीमों ने 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 4 श्रमिकों के शव बरामद किए गए थे। उसके बाद लापता चल रहे अन्य श्रमिकों की खोजबीन के लिए रविवार को फिर तीनों रेस्क्यू टीमों ने सर्च अभियान चलाया। तो माणा में हुए हिमस्खलन हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं और आपको बताते चले 54 श्रमिक जो है इसमें फंसे हुए थे। हालांकि आईटीबीपी और सेना के जवानों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और पहले दिन 33 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया था। वहीं अगर दूसरे दिन बात करें तो एनडीआरएफ की टीम भी इसमें शामिल हुई और रेस्क्यू टीमों ने 40 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि 4 श्रमिकों के बाद में शव बरामद हुए। हालांकि वो पहले से लापता बताए जा रहे थे, लेकिन एक एक करके जो 4 लापता श्रमिक थे उनके शव भी बरामद हुए। तो ये जानकारी आपको बताते चले चमोली से हिमस्खलन मामले को लेकर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जिस तरीके से अब देखे
रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हुआ, लेकिन ये मामला इतना बड़ा था, इतना संगीन है कि कहीं ना कहीं अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है और कई लोग जो है लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं 4 लोगों की मौत भी हुई जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। अब इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जी, आपने सही कहा कि जब 28 तारीख को एवेलांच आया था, सुबह 7:15 पे एवेलांच आया था। इसमें जो है 55 लोगों की जो है यहाँ पे जो है दबे होने की जो आशंका थी, लेकिन उसमें से जो है 46 लोगों को जो है रेस्क्यू लगातार हुआ, तो 46 लोगों को बचा लिया गया था। और उसके बाद 8 लोगों की जो डेड बॉडियां जो है रिकवरी यहाँ से हुई थी, चाहे आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। लेकिन अब जब कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट जांच जरूर होती है, क्योंकि रिपोर्ट जब सौंपनी होती है कि किस तरह से घटना हुई, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, कितना इनको काम करना था, पूरी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी के माध्यम से जो है आपदा प्रबंधन टीम या डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजी जाती है। तो उसको लेकर जो है जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी के यहाँ पे गठित की गई है और उसकी जांच के लिए जो है एक मजिस्ट्रेट टीम बनाई गई है, जिसमें जो है तमाम सारे बड़े बड़े अधिकारी, चाहे आप एसडीएम की बात करें या तहसीलदार की बात करें या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो अपना काम करते हैं कि हम एवेलांच आता है तो एवेलांच के सिलसिले में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इसमें जो क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठा रहा कि एवेलांच जब आया था उस तरह देरी करी, क्योंकि सुबह 7-7:15 बजे का मामला है और 1:30 बजे लोगों को पता चलता है कि रेस्क्यू में कितने लोग दबे हैं, 22 लोगों की जान बचा दी। तो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट जांच करना इसमें जरूरी हो जाता है। तो जिलाधिकारी ने इसमें एक टीम गठित की है चमोली की, और उसमें जो है टीम जाएगी और तमाम सारे, क्योंकि इससे पहले भी जब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है 2019 में भी इसी जगह पे एवेलांच आया था। तो दोबारा यहाँ पे इनको क्यों रखा गया, जो मजदूर गए थे इन मजदूरों को, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसको लेकर एक टीम भी जो है यहाँ पे गठित की गई और अपनी जांच रिपोर्ट, बिल्कुल जांच की बात करें, क्योंकि शुरुआती दौर से हम देखें तो खुद शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर सक्रिय रहे और तमाम कोशिशें की गई बचाने की। अब अगर जांच कमेटी की जो गठित की गई है, कितने दिनों में ये रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 7 दिन का इसमें टाइम दिया गया, 7 दिनों में जो है रिपोर्ट पहुंचानी है, क्योंकि अब जो है 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है अगले महीने से। तो इसको लेकर के तैयारियां तेज हैं और 7 दिन का टाइम जो है यहाँ पे जो टीम गठित की गई है। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट आएगी वो जिलाधिकारी के माध्यम से जो है पहले तो मुख्यमंत्री के पास जाएगी और उसके बाद जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जांच कमेटी जो है एक्शन मोड में यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि जैसे ही सूचना मिली थी कि एवेलांच आया, एवेलांच में इतने लोगों की दबे होने की 54 लोगों की जो दबे होने की आशंका थी, उसको लेकर क्योंकि आर्मी यहाँ पे रहती है, आर्मी का ये एरिया है, तो आर्मी भी इसलिए मूव इसमें की गृह मंत्रालय का भी इस पे हमें कह सकते हैं कि जो हमारे गृह मंत्रालय है, चाहे वो अमित शाह ने ट्वीट करके दिया हो या आपको जो राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दिया हो, प्रधानमंत्री पल अपडेट दे लेते हैं। तो मामला बड़ा था, इसको लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं 7 दिन के अंतर्गत ये रिपोर्ट आपको जो है जिलाधिकारी के माध्यम से जी अगर देखें तो जांच के लिहाज से जो है जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं उस पर इस तरह के भी जो सवाल है वो लगाए जा रहे हैं कि क्या जो मजदूर थे उनके रुकने, खाने पीने और रात में सोने की व्यवस्था थी उस तरीके से या फिर नहीं, या घटना में कोई मानवीय भूल तो नहीं है। और यही वजह है कहा जा रहा है कि जांच जो है जल्द से जल्द करा जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के कई जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा कि मौसम विभाग एवेलांच की या भारी बारिश या बर्फबारी की जो है अपनी पूर्वानुमान जारी करता है, लेकिन ये लोग जो है यहाँ पे बीआरओ के अंदर काम कर रहे थे, यानी ठेकेदार के लोग थे। तो कहीं ना कहीं जब बीआरओ काम कराता है उसके बाद ठेकेदार जो प्राइवेट संस्था हो जाती है, क्योंकि जो लोग मरे हैं उनका जो मुआवजा भी क्लियर नहीं हो पाए, तो जांच कमेटी की रिपोर्ट जाएगी। तो उसके बाद जो है मुआवजा कितना उत्तराखंड सरकार देगी या कितना बीआरओ देगी, ये बहुत सारे मानक इसमें हो जाते हैं। तो इसीलिए जो जांच कमेटी का गठन किया गया है, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर जो लोग मरे हैं या जो लोग घायल हैं, अभी तक कोई ऐसा ऐलान सरकार की तरफ से भी नहीं है और जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी नहीं हो पाया है। तो कमेटी इसीलिए बनाई गई और जांच कमेटी इसीलिए बनाई गई क्योंकि जो लोग मरे हैं उनको किस तरह का मुआवजा दिया जाए, जो लोग घायल हैं बशर्ते उनका ट्रीटमेंट जो है आर्मी कर रही है, कहीं ना कहीं बीआरओ कितना देगा। तो इसीलिए जो जांच कमेटी जो है बनाई जा रही है, उसकी रिपोर्ट जो है पटल पाएगी। उसके बाद शायद हो सकता है कि जो मुआवजा देने की जो घोषणा चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे बीआरओ के अधिकारी हो, वो करेंगे। तो इसलिए जांच कमेटी यहाँ पे बनाई गई और अपनी रिपोर्ट जो है 7 दिन के अंतर्गत जो है जिलाधिकारी पटल पर रखेंगे। ठीक है, घायलों की बात करें, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट सामने आई है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी घायल जो हम 2 लोग 46 लोग जो है आर्मी बेस हॉस्पिटल जोशीमठ है, वो उनका भी इलाज चल रहा है। 2 लोग जो है ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिए गए थे, लेकिन एक जो है ऋषिकेश में ही दम तोड़ दिया था। लेकिन जिनका ऋषिकेश में जो जो दूसरे हैं यूपी के रहने वाले हैं, उनका इलाज जो है ऋषिकेश में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्मी फ्रंट फुट पे आ गई, तो इसलिए रेस्क्यू हो पाया है। और आर्मी जो है लगातार जो है यहाँ पे रहती है, आईटीबीपी रहती है, तमाम सारे लोग रहते हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो है पांडुकेश्वर में ही रहती थी। तो रेस्क्यू करने में उतना ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि समय इसलिए भी 3 दिन का लगा क्योंकि यहाँ पे मौसम खराब था। लेकिन जब बारिश और बर्फबारी हो जाती है तो रास्ते पूरे बंद हो जाते हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, लाइट नहीं मिलती, तो उसमें भी जो है बर्फ, क्योंकि आपने देखा होगा कि तस्वीरों के माध्यम से कि जो आर्मी के जवान थे, आईटीबीपी के जवान थे, वो अपने हाथों से जो है बर्फ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी यहाँ पे रहती है, यानी बद्रीनाथ माड़ा पास पर आर्मी रहती है, हमारी आईटीबीपी रहती है, एसएसबी यहाँ पे रहती है, गढ़वाल स्काउट यहाँ रहता है। तो इनको जो है बर्फ में रहने पीने खाने की पूरी व्यवस्था, दवाइयों की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है 6 महीने का। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि 46 मजदूर जो है घायल हुए थे, इनका इलाज जो है, कुछ का इलाज जो है जोशीमठ के जो आर्मी का बेस हॉस्पिटल है यहाँ पे चल रहा है, हर एक का इलाज जो है ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो माड़ा में हिमस्खलन हादसे में अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 1 हफ्ते का समय दिया गया है और जो है इस दौरान वो जांच कमेटी अपना रिपोर्ट तैयार करके सौंपेगी। आखिर वजह क्या रही, कहाँ कमी रही, किसकी चूक रही, तमाम चीजों को लेकर। बढ़ते हैं आगे। औरंगजेब ने मंदिर बनवाए बोलने वाले सपा नेता अबू आजमी पर केस दर्ज हो गया है और इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विवाद इसी मुद्दे पर चल रहा है। सपा नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने दावा कर दिया कि लोगों को सही इतिहास नहीं बताया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि मराठा समुदाय निर्णायक रहता है और इस विवाद में भी ज्यादा तूल पकड़ा है। अबू आजमी ने अपने बयान में औरंगजेब को भारत के विकास के साथ जोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जब औरंगजेब मुगल शासक थे, भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक फैली थी और उस समय देश की जीडीपी भी 24% थी। भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। वैसे जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो सपा नेता ने अपील की कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं दिया जाना चाहिए। आजमी ने बोला कि मुगल सम्राट ने तो मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी नष्ट करने का काम किया। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ सही में होते तो उनके सलाहकारों में 34% हिंदू कैसे थे। और ये बात सच है कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वैसे ही कुछ विपक्षी नेता इस समय आजमी के बयान का समर्थन करते भी दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने दो टूक कह दिया कि अबू ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।